नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सिंह पाल रैंकर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो भाई ये अपना थर्ड लेक्चर है क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपके साथ में बात कर चुका हूं करंट डेंसिटी तक। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और जो सेकंड लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी और साथ में उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वहां से जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12th लेवल का, तो वहां आज के इस लेक्चर में असल में हम क्लास 12th का बेसिक जो है वो तो पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, यही मान सकते हैं कि आज का लेक्चर क्लास 12th लेवल का है। इससे पहले जो आपको बताया वो तो आप ये मान सकते हैं कि वो सब कुछ हो सकता है आपको पहले से आता भी हो। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी स्टूडेंट पहले से अवेयर भी थे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटलिक कंडक्टर, कि मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए बहुत ही पॉपुलर मॉडल है हमारे पास, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। कौन सा मॉडल है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मेरे साथ आप ये हेडिंग लगाइएगा, थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर, और इसके अंदर भी जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो हेडिंग लगा लेना फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। चलो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखो आप सभी स्टूडेंट ये तो जानते हैं कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली पास हो जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है या कोई हमारे पास एक एटम है, तो एटम का पूरा जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है उसके बीच में, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम है, एटम का जो ओवरऑल मास होता है वो कहां पे कंसंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस में। और आपको यह भी पता है कि न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये अपने पास एक एटम है, तो एटम का जो मिड पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। यहां पे पूरा का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। इसके अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो बाहर के ऑर्बिट्स है ना, इनके बाहर के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। बाहर के ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लीजिए बाहर के ऑर्बिट में मान लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ना इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को कौन बताता है? कूलोम्ब लॉ। कूलोम्ब लॉ के बारे में आपको पता है कि कूलोम्ब लॉ में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये जो है ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को बांधे रखा होगा इन्होंने। तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वर्क कर रहा है न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, उस पर। इतनी बात आपको पता है। अब आपको यह भी पता होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस की, जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ रही है, ऐसे ऐसे इस फोर्स के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात तो आपको पता होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ऐसे ऐसे इनके बीच में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर वो फोर्स कम होगा, मैं बात कर रहा हूं मेटल के लिए, तो मेटल के आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। तो ये वैलेंस ऑर्बिट। तो हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिट है जी? वैलेंस ऑर्बिट है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल के केस में वैलेंस
वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है ये वाला फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स असल में होता है बहुत वीक फोर्स। तो होता क्या है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्मली एक्साइटेड होकर कुछ एनर्जी, हल्की सी एनर्जी गेन करते ही यहां से इसकी आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, जिसको वैलेंस ऑर्बिट मैंने कहा, वहां से वो निकल जाते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो बाहर निकल जाते हैं, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो यहां पे हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जहां से लेट से यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, एग्जांपल के तौर पे यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे बना देगा ये पॉजिटिव आयन। मैंने क्या कहा कि यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स गया इसको मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां से गया वहां पे इसने बनाया पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है वो इसने बना दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव कर गया और यहां पे रह गया पॉजिटिव आयन। और मैं आपको बता दूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। वो बस एक मतलब वो क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट। और वाइब्रेट का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर कि उसको कितना थर्मली हमने एक्साइटेड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दूं कि कंडक्टर के अंदर जो भी कंडक्शन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन के अंदर जो भी कंडक्टर के अंदर जो भी कंडक्शन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कंडक्टर के अंदर अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। तो क्या बताया मैंने? कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द कंडक्टर। बात समझे क्या? चलो देखो, और जो आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है, वो पॉजिटिव आयंस क्या है? वो मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। पॉजिटिव आयंस जो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखो, ये बिल्कुल किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी एक वेसल के अंदर होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस के जो ये हमारे पास वेसल्स होता है, उस वेसल के जो सरफेस होती है उस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पर वो उससे बाहर नहीं जा पाते। ठीक है, क्योंकि बाउंड सरफेस एरिया के अंदर वो होते हैं तो वो बाहर मूव नहीं कर पाते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो कंडक्टर से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि आपको ये भी तो पता है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर सकते हैं जो कि कंडक्टर के अंदर फ्री स्पेस है उसके अंदर उसमें, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर मूव नहीं करेंगे, हाई इनसाइड द कंडक्टर जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके, अच्छा ये क्यों नहीं मूव कर पाते? उसका रीजन बस ये है क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है इस नेगेटिव चार्ज को कुछ बाउंड करके रखते हैं, बांधे रखते हैं, तो ये बाहर जाने के लिए इनको अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, मूव कर सकते हैं बट बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। चलो सुनो, अब इस बात को समझो कि बाहर तो मूव कर नहीं सकते, तो ये क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार पॉजिटिव आयंस के साथ में तो कोलाइड करता रहेगा। और देखो सुनो, ये मान लेते हैं अपने पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपने पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है ना, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पॉजिटिव आयन, यहाँ पे अट्रैक्शन है तो यहाँ पे कोलाइड करेगा इसके साथ में। उसके बाद में आपको पता है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मतलब एक गैस का अपने पास एक वेसल है, उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मोशन रैंडम होती है। रैंडम मतलब कोई भी उसका फिक्स पैटर्न नहीं होता। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, उनका भी कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या आप मुझे बताइए
क्या इस कंडक्टर, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा क्या? अरे सोचो आप अपने आप। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स, एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सब जो है वो रैंडमली ऐसे ही मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो इसमें ये कहूंगा कि किसी भी, मतलब इसमें नेट डायरेक्शन जो है वो कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। तो जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या इसमें करंट फ्लो होगा क्या इस केस में? तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो किधर भी मूव कर रहे हैं। लेट्स से मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करें, कुछ ऐसे मूव करें, तो नेट एवरेज वेलोसिटी की बात करूं ना, नेट एवरेज वेलोसिटी की बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो होती है 0, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है। तो क्योंकि इनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव ही नहीं कर रहे। तो मान लो आपके पास 20, एक एग्जांपल के तौर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एवरेज जो मैं अगर इनकी वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? 0 होती है। तो क्या लिखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज वेलोसिटी लेट्स से VAV, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे करेंगे? समेशन ऑफ 1/n, और यहां पे क्या है अपने पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है लेट्स से UI, और I की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, और I की वैल्यू कहां तक लेकर जाएंगे? n तक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। यहां पे मैं बता दूं वेयर n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, फ्री n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अरे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं ना स्टूडेंट, एवरेज होता है सम ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो सम कितना है? आप कहोगे सर U1, दूसरा इलेक्ट्रॉन से U2, तीसरा U3, अप टू कितना? UN अपॉन सम ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हो गया, और ये किसके इक्वल रखना है आपको? ये रखना है आपको 0 के इक्वल। तो आपके पास आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3 UN अपॉन n इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर होती है 0। ये तब है जब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं है। अभी तो मैं सिंपल एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं, अभी ये बात नहीं हुई है कि इसके साथ में या इसमें हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि बाहर से इसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा हमने किसी से भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिखा होगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होती है इनसाइड द कंडक्टर वो 0 होती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब ये बताओ आप मुझे कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं भाई, अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं, ये कितनी वेलोसिटी के साथ में मूव करता है, तो उसको मैं बता सकता हूं जिस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे मैं बता सकता हूं ये कितनी वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं ना। हाँ मैं मानता हूं कि जो एवरेज है वो 0 है। तो जिस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, Vrms इज इक्वल टू होता है 3kT अपॉन m। तो रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होगी उसको निकाल सकता हूं मैं इस फॉर्मूले से, Vrms इज इक्वल टू √3kT अपॉन m। तो यहां पे ये जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। सिमिलरली
आपको पता होगा रूम टेम्परेचर पे, तो उसको केल्विन में लिख सकते हैं 300 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर रहे हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो यहां से अगर इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, करो ना, इसमें वैल्यू पुट करो इसकी, Vrms इज इक्वल टू √3 kT अपॉन m। तो जब जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करोगे, जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करोगे, तो आपके पास में क्या आएगा, ये आपके पास में देखो इधर Vrms इज इक्वल टू √3, k की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 अपॉन, अच्छा टेम्परेचर भी है 300, और मास कितना है जी, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। बेटा सोल्व कर लेना इसको, ये जो है आपके पास अप्रोक्सीमेट आएगा 1.17 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड है या जो आरएमएस स्पीड आएगी, वो लगभग आएगी इसकी किसके ऑर्डर में आएगी, तो ऑर्डर जो आएगा इसका वो लगभग आएगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड का जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने बात समझ ली। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो कितनी वेलोसिटी का ऑर्डर आ गया अपने पास में 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड से कोई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव करेगा। बात समझे क्या भाई? अब सुनो, अब हम बात करते हैं इससे आगे की थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में यहां देखना, थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो आप हेडिंग लगाना, ये थोड़ा आपके लिए जरूरी है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ थोड़ा सा आपके लिए बहुत जरूरी है। मीन फ्री पाथ जो है वो क्या है, तो आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके पास एक कंडक्टर है, ये है ना, आपके पास एक कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो है अपने पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने इस कंडक्टर के पास में बहुत सारे क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। लेट्स से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसने यहां पे इसको स्ट्राइक किया, और इस तरीके से ये जो है वो रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, ये कोई एक रैंडम मोशन कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, आप सोच रहे होंगे सर आप नोट्स कैसे बनाए हम इनके, क्योंकि आप लिखवा तो बोर्ड पे कुछ ही रहे। बेटा देख, थ्योरी में ये जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको तो मैं समझा सकता हूँ, बोर्ड पे एक एक एज इट इज लाइन तो लिखूंगा नहीं। हाँ ये है कि तुझे नोट्स मिल जाएंगे। देख, तो मीन फ्री पाथ की अगर बेटा मैं आपको बात बताऊं, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम उसको बोलेंगे फ्री पाथ। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। तो ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन known as free path, known as free path. Distance between two successive collision is known as free path. और इस दो, और ये जो फ्री पाथ है, इस फ्री पाथ का जो मीन है, जो एवरेज है, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो बात समझ में आई क्या? देखो, दो कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, और उसका जो एवरेज है ना, उसका जो एवरेज है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा बार से। मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा बार। मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा बार। तो ये बात आपको समझ में आई। एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है भाई? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि आने वाले डेरिवेशंस में इन सब का यूज करने वाला हूं मैं। चलो देखो, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जो भी एवरेज टाइम है, उसी को बोलते हैं हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है?
दो सक्सेसिव कोलिजन यानी कि दो टक्करों के बीच में, दो टक्करों के बीच में जो भी एवरेज टाइम आ रहा है उसी को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन टाइम। और उसको डिनोट किससे करेंगे भाई? इट इज डिनोटेड बाय टो। इट इज डिनोटेड बाय टो। इट इज डिनोटेड बाय टो। इस तरीके से ये है जो रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं। बात समझ में आई है सभी को? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर क्या होगा? देखो आपको बताया था मैंने आपको ये बताया था कि जो ये अपने पास मीन फ्री पाथ है ना, ये जो मीन फ्री पाथ है, इस मीन फ्री पाथ का जो ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर में होता है, इनके बीच में गैप होता है 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। इतना गैप होता है दो, है ना, इतना गैप होता है दो कोलिजन के बीच में 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और आपको ये बताया था कि स्पीड जो होती है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है VRMS, वो कितनी आई थी? वो आई थी लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। तो अगर मुझे यहां से टाइम निकालना हो, रिलैक्सेशन टाइम किस ऑर्डर में रहेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम आपसे पूछूं मैं क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम, तो बेटा आप यही तो कहोगे ना, रिलैक्सेशन टाइम आपने पढ़ रखा है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम कैलकुलेट करना है तो आप कहेंगे डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की जगह आप कहेंगे एवरेज मीन फ्री पाथ अपॉन टाइम। एवरेज मीन फ्री पाथ अपॉन ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो स्पीड है, उसके बाद में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये टो इज इक्वल टू आ गया एवरेज मीन फ्री पाथ किस ऑर्डर में है? 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। और एवरेज स्पीड जो है वो किस ऑर्डर में है? 10 की पावर 5। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे ले जाऊं तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड। तो इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड जो है वो इसका ऑर्डर है रिलैक्सेशन टाइम का। आप सोच रहे होंगे सर ये ऑर्डर वाली बात क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई वो जितना टाइम लेगा ना दो कोलिजन के बीच में, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा ना वो आएगा 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड के लगभग। जैसे कि एक कंडक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट पर मीटर क्यूब। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो होती है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में। उनके बीच में जो एवरेज मीन फ्री पाथ है वो होता है 10 की पावर माइनस के 9 ऑर्डर में। और टाइम जो है यहां पे होता है 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड के ऑर्डर में। तो वैसे तो ये वैल्यूज आपके किसी काम की नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो चलो बस आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया मैं उसको समराइज कर रहा हूं। देखो सबसे पहले बस मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बताया कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कंडक्शन यदि हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल समझाया आपको जो कि है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। मैंने उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल में आप लोगों को ये बताया कि अगर कोई एटम है, उस एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो कंसंट्रेटेड होगा उसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कूलॉम लॉ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है ऑर्बिट की, ऐसे ऐसे जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है कम। तो आउटर ऑर्बिट में जो फोर्स लगता है वो लगता है कम। तो हल्का सा भी हीट देगा थर्मली एक्साइटेड करके हम जो मेटल है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला, ठीक है। और उन्होंने अपनी जगह बनाए पॉजिटिव आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टर में मूवेबल है, वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, जो भी स्पेस अवेलेबल है उनके बीच में, जबकि पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है लगभग 10 टू द पावर 28 है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर के अंदर अवेलेबल। तो वो मूव कर रहे हैं, उनके मूव करने से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। पर मैंने आपको बताया उनका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जिस तरीके से गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट था बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वहां पे जिस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा पाते वेसल से, उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है जो कि उनको बाहर जाने ही नहीं देगा।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रीली, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, तो उनका जो मूव करने का पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है। उनका जो मूव करने का जो पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो भाई रैंडम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आती है 0, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो कर नहीं रहे। अगर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 है तो बेटा क्या उसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही सर करंट फ्लो होता है। तो सर जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करंट फ्लो होगा क्या? तो उसका सही सा जवाब है कि हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स वो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं होगा, इतनी बातें हमने देख ली कि U1 प्लस U2, ये मैंने आपको बता दिया कि बेटा एवरेज जो U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN अपॉन N जो है वो किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी सारी बात बताने के बाद में फिर मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दी रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको यह बताया कि बेटा देख सुन कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, पर एक इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, या जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ में मूव करते हैं, तो वो मैं निकाल सकता हूं। मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT अपॉन m से, 3kT अपॉन m से मैंने यहां से एक रिलेशन निकाला। तो यहां पे वेलोसिटी का ऑर्डर आया 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट। फिर आपको बताया कि मीन फ्री पाथ क्या है। तो फ्री पाथ होता है दो कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस, और उसे डिस्टेंस का जब एवरेज निकालते हैं तो आता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट इज, है ना, ये उसके बाद में मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी टाइम है उसी को हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसको डिनोट कर रहे हैं किससे? टो से। ये बात समझ में आ गई रिलैक्सेशन टाइम की। और रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर है वो लगभग 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड है। इससे आगे के लेक्चर में मैं आपके साथ में जो बात करूंगा वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अभी तक हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इसमें लगाया नहीं है। इस कंडक्टर में हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया। मतलब जब हम इसको बाहर बैटरी से जोड़ेंगे, जब एक्सटर्नल फील्ड लगेगा बाहर से, तो तब क्या होगा उसको समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरी इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है बेटा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत से, और हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से। जय हिंद, वंदे मातरम।